हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं मेगा रिवीजन फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। यस गाइस, सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड एमसीक्यू ओरिएंटेड रिवीजन करा रहा हूं मैं यहाँ पर। एमसीक्यू ओरिएंटेड क्या भाई, रिवीजन रिवीजन होता है। यहाँ पर मैं दो चैप्टर तुम्हारे साइड बाय साइड लेने वाला हूँ, साइमल्टेनियसली लेने वाला हूँ। जिससे पहला चैप्टर होगा हमारा कंसाइनमेंट और दूसरा चैप्टर होगा हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दो चैप्टर हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये रिवीजन कुछ ऐसा होगा कि तुम लोगों को ये रिवीजन पूरा पूरा लास्ट तक देखना है, ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, फिर उन बच्चों को भी बता देना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा दो वीडियोस की। वो दो वीडियो भैया कौन सी है, एक है कंसाइनमेंट एमसीक्यू, दूसरा है एनपीओ एमसीक्यू। भैया हम लोग तो कर चुके हैं एमसीक्यू ऑलरेडी, आपकी वीडियो देख के फिर से करो, एक बार और करना है। भले 1.5x की व्यूज में, 2x की व्यूज में देखो। अभी भी वीडियो तुमको 1.5x की व्यूज में स्पीड में देखना है तो देख सकते हो। पॉइंट ये मैं खुद ही तेज बोल रहा हूं तो आई एम इन डिफॉल्ट 1.5x स्पीड, है ना। तो वो चीज है। हाँ, फास्टैग रिवीजन होगा ताकि तुम्हारा भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और तुम लोग ज्यादा टाइम अपने रिवीजन में इन्वेस्ट कर सको। इसलिए कंसाइनमेंट एनपीओ दो हम लोगों के टारगेट है इस वीडियो में चैप्टर खत्म करने के। उसके बाद एमसीक्यू भाई करना ही करना है, मतलब कंपलसरी वाली बात है। ठीक है भैया, ज्यादा बात ना करते स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। ठीक है, चलो कंसाइनमेंट। सो व्हाट डू मीन बाय कंसाइनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल? तो कंसाइनमेंट एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जहां पर अगर आपको अपने प्रोडक्ट को किसी और शहर में बेचना है और किसी और शहर में दुकान डालने के लिए, अपना अपना वो डालने के लिए, वेंचर डालने के लिए आपके पास उतने कैपिटल नहीं, उतना पैसा नहीं है, तो ऑलरेडी उस शहर में एक बंदा रहता है जो आपके पहचान वाला बंदा होगा। आप क्या करोगे, उसको अपना सामान यहां से भेज दोगे और वो आपके बिहाफ में अपने शहर में सेल करता रहेगा। तो आपका बिजनेस का पर्पस भी पूरा हो गया और आपका खर्चा भी नहीं हुआ। इसके बदले आप उस पर्टिकुलर पर्सन को एक कमीशन दे दोगे, कमीशन मतलब फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन दे दोगे। सो दैट इज नोन एज कंसाइनमेंट, एज सिंपल एज दैट। मतलब आप अपने शहर से दूसरे शहर में एक बंदे को अपने गुड्स भेज रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और उसके बदले आप इसको क्या दोगे, कमीशन दोगे। क्या दोगे, कमीशन देंगे भैया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसाइनमेंट बोलते हैं। होप्स आपको मीनिंग तो पता ही होगा। तो ये देखो, जो पर्सन ओनर ऑफ द गुड्स होता है, जो गुड्स को सेंड कर रहा होता है, जो गुड्स को भेज रहा होता है, वो होता है हमारा कंसाइनर। गुड्स भेजता है किसको, कंसाइनी को। कंसाइनी कौन है, दूसरे शहर में बैठा हुआ हमारा एजेंट, जो हमारे भी में गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, और सेल करने के बाद रेमिट कर देगा नेट प्रोसीड, ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट सेल्स। तो क्या करेगा, अपनी जो भी बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी उसकी इनकम होगी यहां पर बेचने के बाद, उसमें से अपना कमीशन काट के पैसा किसको भेज देगा, कंसाइनर को भेज देगा। कंसाइनर क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है और कंसाइनी का अकाउंट बनाता है। जबकि कंसाइनी अपनी बुक में सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कंसाइनर अपनी बुक में 3 अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। और कंसाइनी अपनी बुक्स में सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनाता है ताकि उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन को नोट कर सके। नेचर ऑफ कंसाइनमेंट क्या होता है, तो इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट हैव रिटेल आउटलेट, ही कैन कंसाइन द गुड्स टू एन agent, or that agent is going to sell the goods on behalf of the consignor. Okay, the agent will sell the goods for him and receive a commission in return. So what agent is going to do, agent is going to sell the goods in his city and then he is going to remit the proceeds after deduction of the commission. Okay guys, yes भैया, yes। consigner कौन सा बंदा होता है, he is the person who send goods to agent, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर एज द केस में भी। मतलब सिंपल शब्दों में ओनर ऑफ द गुड्स कौन होता है, कंसाइनर होता है। ठीक है, और कंसाइनी कौन होता है, भाई मेरे बाल को थोड़ा तुम लोग इग्नोर कर लेना, बाल धुले रहते तो तुम लोग को पता है, इधर उधर सब जगह भगते। ठीक है, कंसाइनी कौन होता है, ही इज द एजेंट टू हुम द गुड्स आर सेंट फॉर सेलिंग। तो जो एजेंट है जिसको मैं गुड्स भेज रहा हूं सेल के पर्पज के लिए, वो कौन होता है, कंसाइनी होता है। ओके, 3 टाइप के कमीशन देखने को मिलते हैं जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है। एक होता है ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन, एक होता है डेल क्रेडर कमीशन और एक होता है ओवरराइडिंग कमीशन। तो ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन वो होता है कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंसाइनर कंसाइनी खुद फिक्स करते हैं कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ कमीशन सेल में, जैसे मान लो जितनी भी सेल होगी उसका 5%, जितनी भी सेल होगी उसका 10%, ये तो आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। आप सेल करते जाओ, कमीशन लेते जाओ, सेल करते जाओ, कमीशन लेते जाओ। तो ये होता है हमारा नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स जो मिलता है। दूसरा है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है, बाई चांस कंसाइनी क्रेडिट में सेल कर रहा है और अगर वो क्रेडिट में सेल कर रहा है तो इसके प्रोबेबल चांसेस है कि बैड डेट्स होगा। अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर बैड डेट्स ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अगर बैड डेट्स होगा तो कंसाइनर बोलता है कि मैं आपको और कमीशन दूंगा जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। इसको छोड़ के ये तो दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा और दूंगा डेल क्रेडर कमीशन। शर्त यह है कि कोई भी बैड डेट्स अगर हुआ तो वो आप बियर करोगे। बैड डेट्स हुआ तो कंसाइनी को बोलता है, कंसाइनी को, मैं कंसाइनर हूं, मैं कंसाइनी को बोलता हूं कि मैं आपको डेल क्रेडर कमीशन एक्स्ट्रा दूंगा, बैड डेट्स आपको बियर करना पड़ेगा।
तो दिस इज द कमीशन गिवन फॉर द पर्पस ऑफ बैड डेट्स रिकवरी, लाइक कंसाइनी बियर करेगा उसके बाद अगर कोई भी बैड डेट्स हुआ तो। फिर है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग मतलब ओवर राइड करके चले जाना। इसका मतलब ये है कि कंसाइनर जो है वो चाहता है कि ज्यादा महंगे से महंगे में उसका सामान बिके, तो वो बोलता है कि आपको मेरा सामान जो है उसकी जो सेल वैल्यू है 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए में मेरा सामान बिकता है तो आप 100 रुपए में बेचना, आपको मस्त ऑर्डिनरी कमीशन तो हम देंगे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 100 रुपए से भी ज्यादा में बेच लिए, मतलब अगर आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप मेरा सामान 100 रुपए से भी ज्यादा में अपने ग्राहकों को दे सकते हो, तो वो जो 100 रुपए के ऊपर, मान लो आप 110 रुपए में बेचे, तो 100 रुपए के ऊपर जितना भी अमाउंट है ना उसमें मैं आपको और एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, क्योंकि वो आपकी एफर्ट्स की बात है। मैं तो आपसे 100 रुपए मांगा था, आप 110 में बेच रहे हो, 120 में बेच रहे हो, 150 में बेच रहे हो, तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है ना 100 रुपए से ऊपर की सेल करने के लिए, 100 रुपए से ज्यादा में सेल करने के लिए, उसके लिए मैं आपको और एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। उसी को क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। यस भैया, तो देखो ordinary commission, this is the fees payable by consignor to consignee for sale of goods when the consignee does not guarantee the collection of money from ultimate customer, the percentage of such commission is generally lower। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है ऑर्डिनरी, इसको तो तुम छोड़ ही दो। ये वाला ये बेसिकली डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल जब आप गुड्स को सेल करते हो तो उस पर आपको जो कमीशन मिलेगा वो ऑर्डिनरी कमीशन है। This is additional commission payable to the consignee for taking over additional responsibility of collecting money from the customer. In case the customer do not pay, the consignee take over the loss of bad debts in his book। consignee क्या करेगा? बैड डेट्स का खर्चा अपने ऊपर ले लेगा। अगर मैं उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हूं तो बैड डेट्स का खर्चा वही बियर करेगा। Although it's paid for taking over risk of the bad debts that arise out of the credit sale only, this commission is calculated on total sales and not on credit sales। बोल रहा है कि although हमको पता है कि भाई बैड डेट्स तभी हो सकता है जब क्रेडिट सेल हुई है, पर देन ऑल्सो एक बात याद रखना हमेशा, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई, देखो एग्जाम में सबसे बड़ा गेम यहां पर हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सी सेल्स पे कमीशन लेना है आपको, तो आपको हमेशा टोटल सेल्स पे लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल दे तो पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, ठीक है, पर अगर नहीं बोले बाई चांस तो आपको टोटल सेल्स पे हमेशा कमीशन कैलकुलेट करना है। ओके भैया, ओवर राइडिंग कमीशन is a type of commission which a consignor grants to the consignee who achieve a specific sales target or whose total sales revenue exceed the specified amount। तो वही है, मैं उसको 100 रुपए बोल के रखा था, 100 रुपए क्रॉस कर दिया, मैं उसको 100 रुपए करने ही बोला था, 100 रुपए क्रॉस कर दिया तो मैं उसको ओवर राइडिंग कमीशन दूंगा। सो दैट्स इट। ये देखो ऑर्डिनरी कमीशन, टोटल सेल्स कमीशन, डेल क्रेडिटर क्रेडिट सेल्स में नो डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, द कंसाइनर विल बियर द बैड डेट्स लॉसेस। ठीक है, और सेल्स और ओवर राइडिंग ऑन एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस, इफ डेल क्रेडिट कमीशन is given the consignee will bear bad debts losses। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आते हैं अकाउंट सेल्स के ऊपर। दिस इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। आ सकता है प्रॉपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, हु विल प्रिपेयर अकाउंट सेल्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो कंसाइनी विल प्रिपेयर अकाउंट सेल्स to be sent to the consignor, given details of all the sales whether cash or credit, expenses incurred or commission due for sales, destroyed in transit or in go down, on deducting the amount of advance remitted by him। तो बेसिकली अकाउंट सेल्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखता है जो कंसाइनर जानने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि कितना सेल्स हो गया, इसमें से कैश और क्रेडिट कितना है, कितना लॉस हो गया गोडाउन में, कितना लॉस ट्रांजिट में हो गया, आपके खर्चे कितने हो गए, आपका कमीशन कितना बन रहा है, आप कितना एडवांस पे करके रखे थे, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, फिर एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कंसाइनमेंट एग्रीमेंट के अंदर कैसी होती है, तो पहले तो कंसाइनर गुड्स भेजता है, फिर कंसाइनी में भी एडवांस दे देगा, फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले फॉर अ गारंटी पर्पस कि भाई हाँ गारंटी ले लो कि हाँ मेरे पास है भाई आपका गुड्स। फिर कंसाइनी विल इनकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द गुड्स, कंसाइनी मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स ऑफ और कैश, कंसाइनी प्रिपेयर करेगा समरी जिसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं, कंसाइनर पे कर देगा कमीशन टू द कंसाइनी। दैट्स इट, दिस इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, तो कंसाइनमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग मेजरली तो कंसाइनर की बुक में ही होती है, पर कंसाइनी भी एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम है कंसाइनर अकाउंट। तो ये देखो यहाँ पर जब गुड्स सेंड होते हैं, ये चीज याद रखना, देखो कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है, कंसाइनी सिर्फ तभी खर्चा कर रहा होगा, तभी एंट्री कर रहा होगा जब कहीं कंसाइनर इन्वॉल्व हो रहा है कंसाइनी के बुक्स में, बाकी मेजर सारी एंट्री जो है वो कंसाइनर की बुक्स में आपको दिखेंगी। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल जस्ट मेक अ फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर यू ऑल। ये देखो ऐसा दिखता है कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ भैया। तो इधर क्या आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइन, ये ट्रेडिंग अकाउंट की बेटा परछाई है, परछाई, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो जो गुड्स सेंड हुआ है कंसाइनमेंट में वो आता है सबसे पहले,
फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस ये काहे के लिए, अगर कंसाइनर कोई खर्चा कर रहा है तो पहले तो वो खर्चा कर रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे कंसाइनमेंट के खर्चे दिखते हैं, ऑल एक्सपेंसेस दिखते हैं और ऑल इनकम्स दिखती है। ठीक है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स रिलेटेड टू कंसाइनमेंट इज गोइंग टू बी पास, इज गोइंग एंट्री इज गोइंग टू बी पास रिलेटेड टू कंसाइनमेंट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स। ओके, सो यहां पर कंसाइनमेंट का सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो कंसाइनमेंट में अगर कंसाइनर खर्चा कर रहा है तो वो क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, उसका पैसा चले गया, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, मैं लिख देता हूं कंसाइनर के खर्चे, ER मतलब कंसाइनर के खर्चे। फिर उसके बाद ये हो गया ऑन कंसाइनी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, क्या बोल रहा है, ऑन कंसाइनी एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो अगर कंसाइनी कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब फॉर इंस्टेंस भाई सिक्योरिटी नाम की भी चीज होती है, मैं उसको गुड्स भेज रहा हूं, अब वो कब सेल करके कब पैसा भेजेगा, उससे अच्छा मैं उसको बोलता हूं भाई फॉर सिक्योरिटी पर्पस एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे, कम से कम टोटल गुड्स के अमाउंट का 50% 60% का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दे मेरे को, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया तो मेरे पास बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखते हैं ना, तो यहाँ डेटर की जगह कंसाइनी लिख देगा, दैट्स इट, डेटर की जगह कंसाइनी। ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, तो कंसाइनी खर्चा कर रहा है, पहली बात तो खर्चा किस पे कर रहा है, कंसाइनमेंट के ऊपर कर रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो होना चाहिए ना, होना चाहिए भैया, तो ये डेबिट तो होगा विद एक्सपेंसेस, बट नाम क्या होगा, तो सोचो ना मेरा खर्चा, मेरे एक बात याद रखना, अल्टीमेटली कंसाइनमेंट का पूरा खर्चा कंसाइनर ही बियर करता है, ठीक है, कंसाइनर ही बियर करता है कंसाइनमेंट का पूरा खर्चा, तो यहां पर कंसाइनी जो है वो कंसाइनमेंट के ऊपर खर्चे कर रहा है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर बन गया, मेरे भी हाथ में खर्चा कर दिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे, ठीक है, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ भैया याद आ रहा है सब कुछ। कंसाइनी रिपोर्टिंग सेल्स, तो कंसाइनी जब कंसाइनर को बता रहा है कि भाई सेल्स हो गई है, सेल्स हो गई है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, सेल्स हुई तो वो मेरे बिहाफ में पैसा ले लिया है, कंसाइनी को कैश मिल गया और सेल्स हो गई है कंसाइनमेंट की, ठीक है, तो सेल्स तो क्रेडिट साइड आती है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां भी क्रेडिट साइड आएगी, पर नाम क्या होगा, तो वहां पर मेरा पैसा फिलहाल के लिए कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो कंसाइनी मेरा डेटर है, मतलब सोचो डेटर के नेचर का शो है, ठीक है, तो वो मुझे पैसे देगा बाद में, तो जब पैसे देगा तब ले लूंगा, पर अभी के लिए मैं उसको क्या कर दूंगा, अपने एसेट बनाऊंगा, अपने डेटर बनाऊंगा, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स, सेल्स की एंट्री क्या होगी, कंसाइनी मेरा डेटर बन जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सॉरी फॉर द पर्पस ऑफ सेल, फॉर कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, अब मेरे को उसको कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है, कंसाइनी को कमीशन देना है, तो कंसाइनी को कमीशन दे रहा हूं, वो भी तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, और खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट, मुझे उसको देना है कमीशन, ठीक है, ओके भैया। फिर ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ आया कंसाइनमेंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आता ही है जनरली, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक, वैसे यहां भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो दैट्स इट, इतने ही ट्रांजेक्शन तुम्हारे मेजरली होते हैं, ठीक है, और फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट तुमको पता चल जाएगा, क्लियर हो गई क्या बात, यस भैया, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस जनरल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है you are going to transfer it to general P&L account, so that's it, this is the format of consignment account and this is the entries which you are going to pass in consignor's book, okay, now coming to the consignee's book, तो consignee पहली एंट्री कब पास करेगा, जब वो बिल देगा, तो जब वो बिल देगा तो वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कर देगा, जब वो बिल पकड़ाएगा कंसाइनर को, फिर उसके बाद जब एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो वो बाद में कंसाइनर से लेगा ना, तो अभी के लिए फिलहाल वो क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनर को क्या बनाना चाह रहा है, वो डेटर बनाना चाह रहा है, वो उससे लेगा, वो ये वाले पैसे वो उससे वसूलेगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसका पैसा जा रहा है, कंसाइनी का पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और कंसाइनर की वजह से जा रहा है, कंसाइनर को डेटर बनाएगा वो, फिर जब उसको सेल्स पे पैसा मिलेगा, जब वो सेल होगा और उसको पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, क्यों, क्योंकि ये पैसा उसको कंसाइनर को देना है, तो इस सिचुएशन में कंसाइनर को क्रेडिटर बना रहा है,
इस सिचुएशन में डेटर बना रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर उससे वो पैसा लेने वाला था, यहाँ पर उसको पैसा देने वाला है, ठीक है। और फाइनली जब उसको कमीशन मिलेगा तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन इज इनकम फॉर हिम, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर हो रही है क्या बात? यस भैया। चलो जी, देखो ये वाले नोट्स में सीएमए फाउंडेशन डिस्कशन ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम एंड यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, यू कैन सर्च सीएमए फाउंडेशन डिस्कशन सीए भक्त, ठीक है। तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट गुड। बाल को थोड़ा सेट कर लिया जाए दोस्तों, बाल मेरे इसलिए हवा में उड़ रहे, तुमको पता है बाल धोने के बाद अनकंट्रोलेबल होते हैं, आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट, ठीक है। यस भैया। क्रेडिट सेल अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो अगर कंसाइनर क्रेडिट सेल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वही बात है वैसे तो यहाँ पर, ये देखो अगर कोई भी तुम्हारा क्रेडिट सेल्स हो रहा है तो देखो इन केस ऑफ कंसाइनी सेल्स गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ कस्टमर मे बी इधर विद कंसाइनी और कंसाइनर डिपेंडिंग अपॉन डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन और नॉट, द रिस्क ऑफ नॉन कलेक्शन इज यूजुअली बोर्न बाय कंसाइनर। भाई अगर क्रेडिट सेल्स में बैड डेट्स हो गए तो कंसाइनर का ही खर्चा है ये, कंसाइनर इस लॉस को बियर करेगा। बट इफ द कंसाइनर वांट दिस टू बी शुड, क्या लिखा है ये, टू बी बोर्न बाय, लिखो ना सीधा, टू बी बोर्न बाय कंसाइनी, एडिशनल कमीशन in the form of del creditor commission is payable. It may be noted that in case of credit sales the personal account of debtor are to be maintained by consignor and not the consignee. The entry for credit sales will be debtor account debit to consignment. तो क्या बोल रहा है, अगर आप ये नोट करके रखो कि अगर इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब कोई क्रेडिट सेल्स हो रही है तो जो पर्सनल अकाउंट होंगे डेटर्स के वो मेंटेन करेगा कंसाइनर, जबकि कंसाइनी इसको मेंटेन नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। वैसे ये केस है नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये तुमको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको आप ऐसे करके काट दो। ओके भैया, काट दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मेजरली तुम लोगों को डेल क्रेडिटर कमीशन बस ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आ रहा है डेल क्रेडिटर कमीशन और बैड डेट्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, तो जब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है तब कंसाइनर की बुक्स में क्या होगा, मान लो मेरा बैड डेट्स हो गया और मैं डेल क्रेडिटर कमीशन दे के रखा हुआ हूँ, डेल क्रेडिटर कमीशन मैंने दिया है उसको, तो सिचुएशन में क्या एंट्री होगी, जो भी कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट है टू कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डेटर नहीं लिखना है हमको, तुम समझो इस बात को, वो उसको तुम भूल जाओ वाले टॉपिक को, ठीक है। हम लोग जो अकाउंटिंग सीखे, हम क्या सीखे कि क्रेडिट सेल हो, कैश सेल हो, दुनिया जहान सेल हो, हम कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट करते हैं, तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे मान लो मेरा कंसाइनी राम है, राम, तो अपन एक यूनिवर्सल एग्जांपल लेके चलते हैं, राम इज माय कंसाइनी राइट नाउ, तो राम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अब बैड डेट्स हुआ, कोई एंट्री पास नहीं करूंगा मैं, क्यों नहीं पास करूंगा, मैं नहीं बॉर्न करूंगा, कंसाइनी बॉर्न करेगा। कौन बॉर्न करेगा, कंसाइनी करेगा, ठीक है। और फिर डेल क्रेडिटर कमीशन देने के लिए क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राम, राम को डेल क्रेडिटर कमीशन तो दे रहा हूं ना मैं, और कंसाइनमेंट का खर्चा है वो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राम। बाई चांस मान लो मेरा बैड डेट्स हो गया और मैं डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे के रखा हूं, तब क्या होगा, तो पहले तो क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो, अब समझ में आया, यहां पर जो मेरा क्रेडिट सेल हुआ, डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ था, तब मैंने राम को ही बियर करवाया, क्या किया, राम को ही बियर कराया, पर अब राम बियर नहीं करेगा, क्यों नहीं बियर करेगा, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, तो राम इज नॉट गोइंग टू बियर दिस एक्सपेंसेस, आई एम द वन हु इज गोइंग टू बियर दिस एक्सपेंसेस बिकॉज डेल क्रेडिटर कमीशन मैंने नहीं दिया। थोड़ी सी कंजूसी की वजह से 440 वोट लग गए कंसाइनर को। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट फॉर बैड डेट्स, ठीक है। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, अगर कुछ कैश रियलाइज होता है तो, ठीक है। फिर कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, अगर कंसाइनी की तरफ से कुछ कैश रियलाइज होता है तो, जैसे कि ये मान लो, एग्जाम्पल से समझो इसको, चलो जी। तो सबसे पहले मान लो क्रेडिट सेल्स हुई, सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा, कमीशन देने वाला हूं मैं, क्रेडिट सेल हुई, तो याद रखना जब कमीशन दे रहे हो तब बियर कौन करेगा, मेरा कंसाइनी बियर करेगा, तो मैं लिखूंगा राम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मान लो 1 लाख की हो गई मेरी क्रेडिट की सेल्स, अब मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसको डेल क्रेडिटर कमीशन दूंगा, तो उसके लिए एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राम,
मान लो टोटल क्रेडिट सेल्स पे ही मैं देता हूं 10%, यानी 10,000, चलो ठीक है 10,000 10,000। फिर थर्ड सिचुएशन में मेरा बैड डेट्स हो गया, नो एंट्री, नो एंट्री। बैड डेट्स की एंट्री मैं करूंगा कि ये किसकी बुक में कर रहा हूं, मैं कंसाइनर की बुक में कर रहा हूं ना, ये चीज ध्यान में रखना। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एक सेकंड, हाँ, राम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 1 लाख की क्रेडिट सेल्स हुई, कंसाइनमेंट टू राम, मैंने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया, तो इसलिए बैड डेट्स की मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। पर जब नॉट गिवन है, जब क्या है, जब मैंने नहीं दिया है, तब सबसे पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों भाई, क्यों ये पलटी भैया, भैया क्यों ये पलटी कैसे हो गई? ये पलटी इसलिए हो गई बेटा क्योंकि यहां पर मैं उसको कमीशन नहीं दे रहा हूं। तो Ram is not going to bear, Ram is my consignee and he is not going to bear the expenses of a bad debts. Why? Because I'm not giving him del creditor commission here. Okay. Secondly, okay, अब बैड डेट्स होगा, तो जब बैड डेट्स होगा तो बैड डेट्स की नॉर्मल एंट्री क्या करते हो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री पास करते हो। हाँ, पर यहां पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम लोग यहां पर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि ये कंसाइनमेंट का खर्चा है। या फिर मैं तुमको इसको ऐसे समझाऊं, तो देखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट to debtor, let's say 5,000 rupees bad debts are there. थर्ड, अब ये बैड डेट्स जनरली कहां ट्रांसफर होता था, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स में ट्रांसफर होता है जब मेरे नॉर्मल बिजनेस की बात हो रही है। पर अभी मेरा नॉर्मल बिजनेस से हटके मैं कंसाइनमेंट का बिजनेस कर रहा हूं, और कंसाइनमेंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर गोइंग टू बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर गोइंग टू बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर जब मैं बैड डेट्स को ट्रांसफर करूंगा तो मैं लिखूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर हुई बात, मतलब, और यही मैं तुम लोग को बोल रहा था, तुम इसको सिंगल एंट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। व्हाई? ओनली बिकॉज द दिस बैड डेट्स इज बिलोंग्स टू कंसाइनमेंट बिजनेस। ओके, तो ये वही बियर करेगा। फाइनली अब यहां पर दो एंट्री एडिशनली जो तुम लोग को दी हुई है, आई थिंक दिस विल कंफ्यूज यू, ये और ये। तो ये चीज ऐसा दिया हुआ है कि मान लो बैड डेट्स होता है तो बोलते हैं ना 50 पैसे इन अ रूपी, 60 पैसे इन अ रूपी रिकवर्ड। तो उस सिचुएशन में अगर पैसा कंसाइनर को मिल रहा है तो कंसाइनर लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट अपनी बुक में टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, डेटर से मेरे को पैसा मिल गया। जैसे यहां एग्जांपल ले लो, उसको एक डेटर से पैसा मिल गया, कुछ तो भी उसको पैसा मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मान लो 5,000 मिल गया और 10,000 का डेटर था वो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 10,000 का डेटर हो और बोल रहा हूं 50 पैसा इन रूपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, तो कैश 5,000 का मिल गया और 5,000 का बैड डेट्स हो गया, फिर ये बैड डेट्स यहाँ ट्रांसफर हो गया, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हो सकता है कुछ अमाउंट रिकवर हो जाए, और बाई चांस यही सेम अमाउंट अगर कंसाइनी रिकवर कर रहा है तो भाई कंसाइनी को डेटर बनाऊंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, ठीक है। अगर यही सेम अमाउंट कंसाइनी रिसीव कर रहा है तो बाद में कंसाइनी से ले लूंगा मैं, अभी के लिए मैं उसको डेटर बना देता हूं, कंसाइनी यानी राम अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। अब यहां पर डेटर के साथ कंसाइनमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वेदर हाउ मेनी डेटर्स बिलोंग्स टू नॉर्मल बिजनेस, हाउ मेनी डेटर्स बिलोंग्स टू कंसाइनमेंट बिजनेस। ओके, सो दैट्स व्हाई कंसाइनमेंट एक शब्द यहां पर लगा दिया जाता है। ओके भैया, चलो अब कंसाइनी के बुक में क्या होने वाला है, कंसाइनी के बुक में व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन, तो जब कमीशन दिया गया तो पहले तो उसको कमीशन रिसीव हो जाएगा, है ना, पहले वो क्रेडिट सेल कर लेगा, फिर बैड डेट्स, पहले वैसे कमीशन दे देते हैं हम लोग, उसके बाद बैड डेट्स होता है कायदे से, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट सेल की नॉर्मल जो एंट्री किया है कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, तो देखो यहां पर हम उसकी भी बुक्स में एंट्री पास करते हैं। चलो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी पहली एंट्री कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। हमारा एग्जांपल कितने का था, 1 लाख की सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बैड डेट्स वाला सीक्वेंस है ये सही नहीं है। कमीशन रिसीव पहले होगा, कमीशन रिसीव जब उसको होगा, ठीक है, तो यहां पर देखो फॉर क्लोजिंग बैड डेट्स, नहीं बैड डेट्स कमीशन दिया ही नहीं क्या यहाँ पर, ओके भैया जी, बैड डेट्स दे दिया, रियलाइजेशन दे दिया, क्लोजिंग, अच्छा भाई देखो
भाई समझो बात को, पहले कंसाइनी को कभी भी कमीशन रिसीव्ड होता है, और कमीशन रिसीव जब उसको होता है तो वो ये एंट्री पास करता है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो पहले उसको कमीशन मिल जाए फिर बात बन जाएगी। तो सेकेंड एंट्री में पास करो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। लेट से कितने कमीशन मिला था उसको, 10,000 मिला था, 10,000 का उसको कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है, 10,000 रुपए का उसको कमीशन रिसीव हो गया डेल क्रेडिटर कमीशन के नाम से, दैट्स इट। अब बैड डेट्स होगा, तो बैड डेट्स होगा तो क्या एंट्री पास करेगा वो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अगर कोई कैश रिसीव हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। मान लो 10,000 के डेटर बैड डेट्स हो गए, जिसमें से 50% रिकवर्ड फ्रॉम इस एस्टेट बोल रहा है तुमको, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैड डेट्स चला गया 5,000, और कंसाइनमेंट डेटर टोटल 10,000 के थे। अब इस बैड डेट्स को ये कहां से रिकवर करता है पता है, अब इस बैड डेट्स को ये सेट ऑफ करता है इसी डेल क्रेडिटर कमीशन से, इसी डेल क्रेडिटर कमीशन से। नाउ इज गोइंग टू सेट ऑफ बैड डेट्स, ये देखो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, जितना भी बैड डेट्स हुआ है उसको यहीं से रिकवर करेगा। तो लिखते हैं हम यहां पर कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, हाउ मच इट इज 5,000 rupees. So he is not going to charge this bad debts to profit and loss account either. What he is going to do, he is going to charge it through commission. अब कुछ बच्चे यहाँ पर डाउट पूछते हैं कि भैया मेरे को एक बात बताओ, बाई चांस ऐसा हो गया कि बैड डेट्स कमीशन से ज्यादा है, तब क्या करेगा वो, तब फिर वो अपने पीएनएल को लाएगा, देन पीएनएल कम्स इनटू पिक्चर, तब क्या हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। पर भाई कंसाइनी भी इतना मूर्ख नहीं होता, उसको आइडिया होता है कि कितना बैड डेट्स हो सकता है, वो जिस शहर में रह रहा है वहां उस शहर के डेटर्स को वो ज्यादा अच्छे से जानता है, तो उसको एक आइडिया रहता है और कभी भी उससे ज्यादा ही कमीशन चार्ज करेगा डेल क्रेडिटर पर्पस के लिए, ठीक है। ओके भैया, और जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया है तब कोई एंट्री पास नहीं होगी, तब कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया, नो एंट्री। तो ये मैंने तुम लोग एग्जाम्पल से समझा दिया है कि डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, और तुम लोग को ये भी समझ में आ गया कि ये वाली एंट्री हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में यूज नो करते हैं। हम लोग कब यूज करेंगे इस एंट्री को, जब ओनली एंड ओनली व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, देन वी विल प्रिपेयर। इस लाइन का मतलब ये देखो कहां गया, हाँ इस लाइन का मतलब यही था कि व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन देन द कंसाइनर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द डेटर्स अकाउंट, ठीक है, कहां लिखा पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स। ओके गाइस, यस भैया, चलो क्लियर है सब। आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको 5 स्टार दे दो तो भी कम लग रहा है मेरे को, तो मैं जितने स्टार बना सकता हूं उतने कम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में मैं तुम लोगों को कैसे समझाना चाहता हूं। बस भैया हम लोग को ये टॉपिक देख के गाना याद आ रहा है, मैं बोला गा के सुनाओ, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ियां गई अब, है ना। हाँ भैया, आज नहीं भैया अब आ गई अब। भैया यही टॉपिक में सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अच्छा ओके, तो आज हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कंसीडरिंग नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एट अ सेम टाइम। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर व्हाट टू इंक्लूड, तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड करते हैं, कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं, कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं, एंड दैट्स इट बस हो गया, ठीक है। एंड यूनिट्स एक्सक्लूडिंग, चलो ठीक है, ये मैं तुम लोग एग्जाम्पल के टाइम में समझाता हूँ। देखो मेरे को मेरी बात सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स जितने का वो गुड्स है उतना कॉस्ट तो लेते ही हैं, कंसाइनर के डायरेक्ट खर्चे लेते हैं हम लोग और कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे। भैया हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे, वेरी वेरी सिंपल। कंसाइनर तो जो भी खर्चा कर ले वो डायरेक्ट ही होता है, क्योंकि भाई वो करी क्या खर्चा रहा हो, तो भेजने का ही खर्चा कर रहा है ना बस। और कंसाइनी के खर्चे कैसे आइडेंटिफाई करें, वेदर इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिंपल सा प्रिंसिपल रूल है, गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन पहुंचाते तक जितना भी खर्चा रास्ते में होता है, क्या बोला मैं, गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन पहुंचाते तक जितना भी खर्चा रास्ते में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। तो देखो दो सिचुएशन में हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकता है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस,
का सिचुएशन और एक हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल लॉस का सिचुएशन। इसमें भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग देखो अब यहां पर इन ट्रांजिट हो जाए, अगर इन ट्रांजिट बाद में रखता हूं, पहले गोडाउन में हो ये लॉस और इन ट्रांजिट ये भी गोडाउन या इन ट्रांजिट। ठीक है, मेजरली इन ट्रांजिट वाला जो सीन है वो एबनॉर्मल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल में नहीं है। तो इतने सारे केसेस हम लोग को देखने हैं। तो पहले मैं तुम लोग को एक जेनरिक केस बताना चाहूंगा। ये देखो, जैसे मान लो तुम लोगों को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो इट शुड बी लाइक 50,000 और कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेट्स टेक इट और से 40,000। ठीक है, इट्स गुड, यस भैया। ठीक है, तो ये है। और मैं तुम लोग को बोला एकदम नॉर्मल सिचुएशन में कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, रुक जाओ, यूनिट्स सोल्ड लेट्स से 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स बिक गए हैं। ठीक है, तो मैं तुमको बोला कि भाई निकाल के बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होगी। तो तुमको कैसे लिखना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें आपको सबसे पहले कॉस्ट ले लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ले लेना है, इट इज 10 लाख रुपीज। इसमें ऐड कर देना है कंसाइनर के एक्सपेंसेस 50,000 और इसमें ऐड कर देना है कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट नेचर के दोनों 40,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये हो गया 10,90,000। इट्स गुड, यस भैया। अब इसके बाद तुम लोगों को इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट से। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। ये नंबर ऑफ यूनिट्स वो यूनिट्स है, ये वो यूनिट्स है जिसके ऊपर ये एक्सपेंसेस हुए हैं। अब ये लाइन का बहुत बड़ा महत्व है, अभी तो तुमको महत्व समझ नहीं आएगा, पर आगे जो मैं केसेस बताने वाला हूं उसमें महत्व समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको वो लिखने हैं जिसके ऊपर ये खर्चा हुआ है। तो ये खर्चा किसके ऊपर हुआ है, इन्हीं 1000 यूनिट्स के ऊपर हुआ है ना। 1000 यूनिट्स की कॉस्ट, 1000 यूनिट्स के ऊपर कंसाइनर के खर्चे, 1000 यूनिट्स के ऊपर कंसाइनी के खर्चे, कोई लॉस वॉस नहीं है। ठीक है, तो यहां आपको लिखना है 1000 यूनिट्स। अब जब इसको डिवाइड कर दोगे तो वी विल गेट कॉस्ट पर यूनिट एंड दैट इज सिंपली 1090। तो 1090 कॉस्ट पर यूनिट हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 200 यूनिट्स बचे हैं, 800 तो बिक गए, इंटू 1090, तो ये आ रहा है 2,18,000 एंड दैट्स इट। तो ये एक नॉर्मल, जब आपको क्लोजिंग स्टॉक का एकदम नॉर्मल सिचुएशन होता है तो ये होता है। पर एक बात याद रखना, इंस्टीट्यूट इज नेवर गोइंग टू आस्क दिस टाइप ऑफ इजी क्वेश्चंस। आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत कम चांसेस है इस टाइप के इजी क्वेश्चन आने के। बहुत हाई लेवल पे इंस्टीट्यूट गेम खेलते हैं कंसाइनमेंट में, बहुत ज्यादा, मतलब वर्ड्स के थ्रू या ये सब के थ्रू। तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अटेंटिव हो जाओ। ठीक है, मुंडी उंडी झटक के एकदम पानी वानी मार लो मुंह में। ठीक है, यस भैया। तो ये नॉर्मल सिचुएशन आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है वी नीड टू कंसीडर कॉस्ट, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे, एंड देन विल फाइंड आउट टोटल कॉस्ट, देन विल डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ यूनिट जिनके ऊपर एग्जैक्टली ये खर्चा हुआ है, जिनके ऊपर ये खर्चा हुआ है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट विल फिगर आउट एंड देन विल जस्ट मल्टीप्लाई द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट विद कॉस्ट पर यूनिट एंड विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक। सो लेट्स सी now there is an abnormal loss and normal loss. Just remember one thing, abnormal loss is not going to absorb by good units and normal loss is going to absorbed by good units. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरी मूर्खता, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है मेरी मूर्खता की वजह से लॉस होना, और नॉर्मल लॉस का मतलब होता है नेचुरल है, मैं कितना भी प्रिकॉशन ले लूं वो लॉस तो होके रहेगा, ये इसका मीनिंग होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं
जो चीज नेचुरल है, जो जो लॉस मेरा हो के रहेगा, उसका जो कॉस्ट होता है ना, उसको मैं कस्टमर से रिकवर कर लेता हूँ। और इवन कस्टमर को बात पता भी नहीं चलती, क्यों? क्योंकि हर बार होता है ये लॉस हर बार होगा, अनअवॉइडेबल नेचर का लॉस है, ये बार बार ही होगा, तुम कुछ भी कर लो ये लॉस होके रहेगा, ठीक है। पर एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो मेरी मूर्खता, मेरी कुछ गलतियों की वजह से जो लॉस हो जाता है, उसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। तो यहां पर जो एबनॉर्मल लॉस है, सोचो मेरी गलती की सजा मैं तुमसे भुगतवाऊंगा, यानी कि मैं तुमसे ये कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन सो मच डिटेल, पर ये चीज आपसे रिकवर करूंगा तो आई थिंक आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। और इसके वजह से मेरा प्राइस भी बार बार फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा लॉस हो गया, कभी कम लॉस हुआ, कभी हुआ ही नहीं, तो बार बार कॉस्ट भी चेंज होता है, उसकी वजह से सेलिंग प्राइस भी चेंज होता है, तो गुडविल हैम्पर होती है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस कभी भी हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करते, पर नॉर्मल लॉस वी आर ऑलवेज रिकवर फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अलग अलग सिचुएशन में बताता हूं। सबसे पहले नॉर्मल लॉस, मान लो नॉर्मल लॉस में सेम चीज है, गो डाउन मतलब होता है कंसाइनी का गो डाउन ना, यहां लिख लो कंसाइनी का गो डाउन। तो यहां पर भी दो सिचुएशन है कि अगर आपका ये नॉर्मल लॉस का कंसाइनी के गो डाउन में हो गया, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग ट्रांजिट ही हो गया, तब फिर उस सिचुएशन में अगर आपको कोई वैल्यू करने बोल रहा है, वैसे तो मैं एक बात बता दूं, क्लियर कट बात बता देता हूं एकदम, कि कभी भी आपको इन एट एनी कॉस्ट, कभी भी आपको या इन ट्रांजिट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होता है? अभी तो रास्ते में है गुड्स, अभी तो पहुंचे नहीं है, तो कहां का बीकी है, कहां का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है। पर फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, अगर वैल्यूएशन आया, मैं बोल रहा हूं चलो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक भी चलो साइड में रखो उसको, हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं। तो देखो अगर ये सेम खर्चा ट्रांजिट में होता है, तो देखो हम लोग की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट लेट्स से 10 लाख की थी, कंसाइनर के खर्चे कितने थे, 50,000 के, कंसाइनी के खर्चे कितने थे, 40,000 के। ये मेरा एक स्टैटिक एग्जांपल है, ठीक है, जो मैं लेके चला हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ, गुड्स का मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ रास्ते में ही मैं वैल्यू करने का मन किया, करते नहीं है, पर मैं तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करवा रहा हूँ। मेरा मन क्या, मैं रास्ते में वैल्यू करना चाहता हूँ गुड्स को, तो कैसे करूँ वैल्यू रास्ते में गुड्स को? तो बड़ा सिंपल है। मेरे को एक बात बताओ, अभी गुड्स रास्ते में है, तो अभी क्या गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे? नहीं पहुंचे। जब तक वो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच नहीं जाते, तब तक कंसाइनी उसके ऊपर खर्चा कैसे करेगा? भैया पॉइंट की बात तो बोल रहे हो, जब तक गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंच जाते, तब तक कंसाइनी खर्चा ही नहीं कर पाएगा। तो कायदे से जो गुड्स अभी रास्ते में है, उसमें कौन से खर्चे हुए होंगे? एक तो कॉस्ट का हुआ ही होगा, एक कंसाइनर का खर्चा हो गया होगा, पर कंसाइनी का खर्चा भी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? दोनों भी इन ट्रांजिट के केस में, यहां भी देखो कॉस्ट 10 लाख, ठीक है, कंसाइनर के खर्चे 50,000, कंसाइनी के खर्चे 40,000। दोनों भी सिचुएशन में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कंसाइनी के खर्चे हुए हो। क्यों? क्योंकि अभी गुड्स जब कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं, तो कंसाइनी उसके ऊपर खर्चा कैसे करेगा? गुड्स के ऊपर, ये वो यूनिट्स है जिसके ऊपर ये एक्सपेंस हुए हैं, तो गुड्स के ऊपर खर्चे हुए ही नहीं होंगे, क्योंकि अभी गुड्स उसके पास पहुंचे नहीं, अभी रास्ते में है, इन ट्रांजिट है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में जब भी मैं आपको बोलूंगा रास्ते में मेरे को वैल्यू करके बताओ, मैं अभी बीच रास्ते पे ट्रक को रोक दूंगा, मैं बोलूंगा आप अकाउंटेंट हो, मैं बोलोगे हाँ वैल्यूएशन करके दिखाओ पर यूनिट कॉस्ट वैल्यू कर, तो तुम लोग क्या करोगे? ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे 10 लाख प्लस 50,000 बस। क्यों? क्योंकि कंसाइनी के खर्चे नहीं हुए, कंसाइनर के खर्चे अभी हुए, तो हो जाएगा 10.5 लाख, मतलब 10,50,000 रुपए, ठीक है, 10,50,000 रुपए हो जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से। अब नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है, वो यूनिट्स जिनके ऊपर ये खर्चे हुए हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 1000 यूनिट्स में लेके चला था क्या? यस, 1000 यूनिट्स में लेके चला था। मान लो 10% का नॉर्मल लॉस हो गया, 10% मतलब 100 यूनिट्स तो बर्बाद हो गए मेरे। पर ये 100 यूनिट्स की कॉस्ट मैं कस्टमर से ही रिकवर करता हूँ, ये 100 यूनिट्स की कॉस्ट मैं कस्टमर से ही रिकवर करता हूँ। तो यहां पर मेरे पास अभी फिलहाल रास्ते में जहां मैं ट्रक रोका हूं, मैं काउंट कर रहा हूं, सो इमेजिन करो ट्रक रोक के काउंट कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 900 यूनिट्स है, 1000 बर्बाद हो गए, 900 है। पर ये जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आई है, इसको मैं रिकवर किससे करूंगा? अपने कस्टमर से रिकवर करूंगा। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, देन ऑल्सो मेरे 1000 के ऊपर ये खर्चा हुआ है, भेजा तो 1000 यूनिट ही था, कॉस्ट तो 1000 यूनिट्स की है, कंसाइनर खर्चा भी 1000 यूनिट के ऊपर ही किया, पर 10% नॉर्मल लॉस हो गए, तो उसमें किसी की क्या गलती?
तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इसको आप 1000 से नहीं डिवाइड करोगे। ऑल्दो ये खर्चा 1000 के ऊपर हुआ है, हाँ मैं मान रहा हूं ये 10,50,000 का खर्चा 1000 यूनिट्स के ऊपर हुआ है, पर आप इसको 900 से डिवाइड करोगे। क्यों 900 से? बिकॉज वी आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दिस 100 यूनिट्स लॉट्स बाय द कस्टमर, अब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 900 करूंगा तो यार है 1166.67, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट। और ये कॉस्ट बढ़ गई, सोचो अगर 1000 यूनिट्स होता तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 1000 करो, 1050 कॉस्ट आती, 1050 कॉस्ट आती। पर कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पर? इन्फ्लेट हो गई, इन्फ्लेट हो गई, बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी? बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉसेस एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स ने किसको क्या कर लिया? इसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया, ओके। फिर इसके बाद अब मान लो ये सेम खर्चा गोडाउन में, ये सेम चीज गोडाउन में हो गई। चलो एक बार इन ट्रांजिट हम लोग एबनॉर्मल लॉस भी देख लेते हैं। तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन तुमको एबनॉर्मल लॉस ही पूछ लेता है, बताओ व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो देखो यहां पर भी सबसे पहले टोटल कॉस्ट 10,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहां पर यूनिट्स कितने लेने हैं? क्वेश्चनेबल। अगेन मान लो 10% का एबनॉर्मल लॉस है, 10% का ही। मैं सारे एग्जांपल सेम लूंगा ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर मेजर। तो डिफरेंस ये है, फिर से 1000 में से 100 यूनिट्स बर्बाद हो गए, पर इस बार ये एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल नहीं है। तो दिस कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स, कस्टमर से इसको मैं रिकवर नहीं करूंगा। तो यहां पर ये 10,50,000 का खर्चा किसके ऊपर हुआ है? 1000 यूनिट्स के ऊपर हुआ है। तो मैं इसको यहां पर 1000 से ही डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से ही। तो यहां कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 1050। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट बताओ, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, तो व्हाट यू आर गोइंग टू से 1050 इनटू 100 यूनिट्स, तो दिस इज 105000। ठीक है, तो 1,05,000 इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्लियर हो गई बात? ठीक है बच्चा पार्टी, 1,05,000 इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो दोनों में डिफरेंस देखो, अगर सेम चीज नॉर्मल लॉस हो रही है तो आपको नॉर्मल लॉस यूनिट्स को माइनस करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, और अगर सेम चीज एबनॉर्मल लॉस के केस में हो रही है तो आपको माइनस नहीं करना है, आपको प्रॉपर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, फिर उसको एबनॉर्मल लॉस यूनिट से मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट बता देनी है। क्या बता देनी है? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट बता देनी है। चलो अब सेम चीज गोडाउन में हो गई, तो अपना सेम ये वाला डेटा तो सेम ही रहने वाला है। ये देखो, चलो डेटा तो अपना सेम ही होने वाला है, बस फर्क इतना है, समझो अब टोटल कॉस्ट अब 10,50,000 नहीं रहेगी। अब गोडाउन पहुंच गया, गोडाउन पहुंच गया मतलब कंसाइनी को मिला, कंसाइनी के जितने भी खर्चे करने थे वो कर लिया, और अब वो उसको गोडाउन अपने पहुंचा लिया सक्सेसफुली। तो इसका मतलब अब गुड्स के ऊपर कंसाइनी के खर्चे भी हो चुके हैं। गोडाउन में है गुड्स, गोडाउन में मतलब कंसाइनी भी अपने जो भी डायरेक्ट खर्चे कर रहा था वो कर चुका है। टेम्पो वेम्पो, मान लो ट्रेन से आया, ट्रेन से वो अपने गोडाउन तक लेके गया तो उसमें 40,000 का खर्चा लग गया उस पर, व्हाट्सएवर था, 10,90,000 रुपए अब है मेरे पास। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। मैं पेज छोटा ले लिया इस वजह से हौच-पौच हो रहा है। चलो तो नंबर ऑफ यूनिट्स अब यहां पर कितना लेंगे समझना, अभी भी 10% का ही लॉस चल रहा है। फर्क इतना, इस बार ट्रांजिट में नहीं, इस बार गोडाउन में। ये सारे चारों अलग अलग क्वेश्चन है ना, घुसा मत देना एक दूसरे के अंदर, चारों अलग अलग क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना लॉस हो गया? मेरे पास 10% गुड्स का लॉस हो गया, यानी 100 यूनिट्स मेरे पास लॉस हो गए। बट पॉइंट ये है, नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो यहां पर मैं डिवाइड किससे करूंगा? मैं डिवाइड यहां पर 900 से करूंगा। 100 यूनिट्स को मैं हटा दूंगा ताकि मेरी कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाए। तो ऐसे लिखो इसको, 10,90,000 डिवाइडेड बाय 900, तो ये आ जाएगा 1211। दिस इज माई कॉस्ट पर यूनिट। और ये मेरी कॉस्ट है, इसी में प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर से चार्ज करूंगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो जब भी आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो भी तुम्हारे यूनिट्स है उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करना, फिर डिवाइड करना, माइनस करके डिवाइड करना। अब ये सेम चीज हम यहां पर देखते हैं एक बार, एब नॉर्मल लॉस के केस में। टोटल कॉस्ट 10,90,000, टोटल कॉस्ट इज वॉज 10,90,000। अब इसमें से ये तीनों मिला लेंगे ना, क्योंकि अब गोडाउन में है, गुड्स गोडाउन में है। अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे।
किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, भले अब नॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट्स का, पर फिर भी एबनॉर्मल लॉस के वजह से मैं अपनी कॉस्ट इन्फ्लेट नहीं करता। एबनॉर्मल लॉस इज नॉट गोइंग टू बी एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो मैं यहाँ इसको 1000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी 1090, ठीक है 1090। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 100 यूनिट्स इंटू 1090, तो वी कैन से 1,09,000 इज गोइंग टू बी माई एबनॉर्मल लॉस। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर देखो ये पर यूनिट कॉस्ट इतनी आई, यहां पर पर यूनिट कॉस्ट इतनी आई, यहां पर यूनिट कॉस्ट इतनी आई। चारों भी केस में तुम लोग देख लो कैसे कैलकुलेशन हो भैया। और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ये है ना, गोडाउन में पड़ा है, ये तो आया पर यूनिट कॉस्ट, इसी को तुम क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इस सिचुएशन में यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। दैट्स इट। चलो नोट कर लो अब एक बार फटाक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड कि अगर इन ट्रांजिट आपको कोई किसी भी प्रकार का कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोल रहा है इन ट्रांजिट, तो कंसाइनी के खर्चे मत लेना, कंसाइनी खर्चे। और अगर गोडाउन में निकालने बोल रहा है तब आप कंसाइनी के खर्चे भी इंक्लूड करके निकालोगे। नॉर्मल लॉस के केस में यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे, और अब नॉर्मल लॉस के केस में टोटल यूनिट से ही डिवाइड करोगे। एवरीवन आई थिंक इज गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ। यस भैया, चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ये जेनरिक केस भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते, ठीक है बेटा। यस भैया चलो ये सब तो हो गया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है इनवॉइस प्राइस का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें सेम होती है, बस ये ध्यान में रखना इनवॉइस प्राइस पे जब भी इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कंसाइनर कई बार क्या करता है, कंसाइनी को वो नहीं बताना चाहता है कि उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताना चाहता, तो कंसाइनर क्या करता है कई बार कॉस्ट पे नहीं इनवॉइस प्राइस पर भेजता है गुड्स को। तो कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस होता है। फिर इनवॉइस प्राइस में प्लस करोगे एक्स्ट्रा, तब फिर सेल वैल्यू आती है। तो समझना इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जो भी तुम्हारा कॉस्ट है उसमें कुछ एडिशन करके, मतलब 100 का 150 बता के, 100 का 150 बता के इनवॉइस प्राइस पर भेजता है वो, 100 का 150 बता के वो इनवॉइस प्राइस पर भेजता है। अब इसका भी 50 मिला के मान लो वो सेल करता होगा 200 में, व्हाट्सोएवर इट इज, सेल से मेरे को मुद्दा नहीं है, इनवॉइस प्राइस इसी को बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कंसाइनर डोंट वांट टू टेल कंसाइनी कि मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, 100 का माल 200 में बिकता है, नहीं बताना चाहता, नहीं तो फिर कंसाइनी खुद चालू कर लेगा अपने एंड से, तो इसीलिए वो ज्यादा करके कॉस्ट इनवॉइस प्राइस पर भेजता है। तो उस सिचुएशन में जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे तो आपको लोड हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, लोड को हटाना पड़ेगा। तो लोड हटाने के लिए क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पर, और फिर डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिख दोगे। तो उससे क्या होगा, ये जो इनवॉइस प्राइस है वो हट जाती है। अब ये इनवॉइस प्राइस हटाने का क्या सिस्टम है, कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकता बिकॉज दिस इज अ रिविजनरी वीडियो, है ना। आई थिंक तुम लोगों के कॉपी में प्रॉपर नोट्स होंगे इस चीज के, और तुम लोग एक दो क्वेश्चन देख के इसको रिवाइज आसानी से कर लोगे। तुम्हारा पूरा एक दिन डेडिकेटेड है सिर्फ 2 चैप्टर के लिए, कंसाइनमेंट और एनपीओ। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो एनपीओ की वीडियो होगी, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट आई कैन नॉट लाइक टेल यू ना कि मतलब हर कॉन्सेप्ट how can I explain you, पर invoice price is an important concept, तो you must go through at least one question of invoice price, at least एक क्वेश्चन। और बाकी अगर तुमको डेडिकेटेड चाहिए कि नहीं ये इनवॉइस प्राइस वाली वीडियो हम लोग को बताओ इनवॉइस प्राइस, तो छोटी सी वीडियो इनवॉइस प्राइस की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर मैंने इसका क्वेश्चन भी करा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, मस्त तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो वो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए डाल देता हूँ। आई थिंक तुम लोग 1.5 की स्पीड में देखोगे तो 15-20 मिनट तुमको लगेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये कॉन्सेप्ट तुम जरूर समझ लेना क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू जरूर कर लेना। इसके साथ हमारा कंसाइनमेंट वाला पोर्शन यहीं पर होता है समाप्त। चलो तो बच्चों जी अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो तुम लोगों को पता है एनपीओ चैप्टर के अंदर तुम लोगों के क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, किसका क्या ट्रीटमेंट होता है, लेगेसी का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल रिसीव्ड, और तुम्हारे जो मटके होते हैं ये तुम लोग को याद होगा, स्पेसिफिक मटका, स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड, ये सब चीजों से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग मेजर कंसर्न रखेंगे कि मैं वो सारे पॉइंट्स तुमको रिवाइज कर सकूं। इसके बाद तुम लोग एक बार सिंगल शॉट एमसीक्यू मार लिए ना कंसाइनमेंट एनपीओ का, भाई साहब खत्म आज का दिन तुम्हारा। चलो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 चीज एनपीओ बनाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ इफ यू वांट यू कैन रीड इट आउट, लाइक कोई भी बात ही नहीं है, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर, यस ये जानना बहुत जरूरी है। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। मैं तुमको बताया था पर्दा है
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द पर्दा, कैश अकाउंट का ही छवि है बेटा, कैश अकाउंट का पर्दा है ये। पर्दा हटा के देखोगे अंदर तुमको कैश अकाउंट दिखेगा। कैश अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, बात खत्म। वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, मेरे को नहीं पता, पैसा या डेबिट, पैसा क्या क्रेडिट, कैश अकाउंट, बस इतना ही नेचर है उसका। कैपिटल रेवेन्यू सारे ट्रांजेक्शन कंसिडर करता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसके होते ही हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और रिलेटेड टू द करंट पास्ट एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्यों लिख के रखा है, इसको हटाओ यहां से। हाँ, रिलेटेड टू, भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे को पिछले साल का पैसा मिले, मेरे को पिछले के पिछले साल का पैसा मिले, मेरे को इस साल का पैसा मिले, मेरे को अगले साल का पैसा मिले, मेरे को 10 साल बाद का भी पैसा मिल जाए, तो भी ये कोई फाइनेंशियल ईयर को नहीं देखता है, सीधा ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिसीव हुआ डेबिट, गया क्रेडिट, बात खत्म, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये देखो तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट। ये देखो तुम लोगों का ओपनिंग बैलेंस कैश का दियो, बैंक का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैश बैंक दोनों आ जाता है, तो अलग अलग नहीं बनाना पड़ता है, तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। एंट्रेंस फीस देखो डेबिट, मेंबरशिप फीस डेबिट, डोनेशन डेबिट, सेल्स फॉर फूड स्टफ डेबिट। देखो यहां पर एक बात को समझना मेरी, एंट्रेंस फीस यहां पर तुम डेबिट करोगे, एंट्रेंस फीस जो आ रहा है वो आपका डेबिट हुआ है, मेंबरशिप फीस आ रहा है डेबिट हुआ है, ठीक है। डोनेशन आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है डेबिट कर दो, बात खत्म। फिर ये देखो जा रहा है सैलरी इन वेजेस, परचेज ऑफ फूड स्टफ, क्लब पवेलियन एक्सपेंडिचर ऑन इस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, देखो सारे। अब यहां पर तुम देखोगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यू कैन जस्ट केम टू नो अबाउट दिस कि भाई ये सच्ची में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, ये पैसा पैसा करता है, पैसे पे ही मरता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की लिमिटेशंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू कैन रीड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दिस इज जस्ट एंड छवि ऑफ, परछाई ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा सिर्फ इस साल के ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता है, करंट पीरियड के ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करता है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, एवरीथिंग। और ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। बट अगर तुम कोई एसेट सेल या परचेस कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसकी एंट्री यहां पर होती है, ठीक है। हो गया। फिर ये मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, थ्योरेटिकल कंटेंट यहां पर ज्यादा दिखेगा तुमको मेजरली। चलो हम लोग एक बार आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट समझने के लिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो इफ यू रिमेंबर सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो मेंबर मेरे को देने वाला था वो मेरे को नहीं दिया है, ठीक है, पर वो बाद में दे देगा मेरे को, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्यों लेते हैं भाई, एक मंथली अमाउंट होता है, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, वैसे एनपीओ वाले अपने मेंबर के साथ एक सब्सक्रिप्शन फिक्स रखते हैं, हर महीने जो उनसे लेते हैं, इट में बी ईयरली समटाइम्स, ठीक है, वो लेते हैं और इस अमाउंट से वो एनपीओ की मेंटेनेंस और वेलफेयर का काम करते हैं। तो अगर मेरे को सब्सक्रिप्शन मिलना था पर नहीं मिला है, तो इट इज समथिंग लाइक डेटर, पैसा मिलना है बाद में मिल जाएगा। तो ऐसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पैसा मिलना है बाद में मिल जाएगा। तो यहां लिखो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो जैसे डेटर का डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है और क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस होता है, वैसे ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज इन द नेचर ऑफ डेटर, ठीक है। तो ओपनिंग डेबिट साइड एंड क्लोजिंग इज गोइंग टू बी क्रेडिट साइड। ओके गाइस, यस भैया। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ मेंबर इतने अच्छे होते हैं जो अपना सब्सक्रिप्शन एडवांस में देके जाते हैं, बोलते हैं हम मालदीव जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लो, तो एडवांस में दे देते। तो एडवांस नब शब्द सुन के ही समझ में आता है मेरी लायबिलिटी है, उधार है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय एडवांस, ओपनिंग टू एडवांस क्लोजिंग, ठीक है बच्चा पार्टी। तो तुम्हारा ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड आएगा। आई थिंक यू कैन रिलेट। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो मेरे को इस साल रिसीव हुई है, तो एंट्री सोचो, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो यहां लिख दो बाय कैश, बस कैश को काट के यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दो। वाई, बिकॉज यहां पर कैश का जो जगह है, कैश की जो प्लेस है, उसको किसने हड़प लिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने हड़प लिया है, तो यहां पर कैश की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख दो। अब जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर। दिस इज सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, दिस इज सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। और इसलिए तो देखो सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, यहां से उठ के क्रेडिट साइड जा रही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। All the expenses and losses are debited in income and expenditure account. All the incomes and gains are credited in income and expenditure account. So that's why this will happen. तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद होगा। इससे रिलेटेड होता है एक एक्सपेंसेस का अकाउंट, इसके ऊपर भी आराम से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट कैसा अकाउंट होता है समझना।
एक्सपेंसेस प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब मेरा एसेट का नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां लिख दो ओपनिंग बैलेंस टू प्रीपेड, ओपनिंग बैलेंस और बाय प्रीपेड क्लोजिंग बैलेंस। एसेट का नेचर शो करता है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस भैया। और मान लो मेरा मेरा कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी का नेचर शो करेगा बाय आउटस्टैंडिंग ओपनिंग टू आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो लायबिलिटी का नेचर का होता है, तो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। और जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो एसेट का नेचर शो करता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। अब इस साल जो मैंने एक्सपेंसेस पे किए हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां लिख दो टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश की जगह एक्सपेंसेस पेड। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंसेस फॉर करेंट ईयर, ठीक है। और ये इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड उतरेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये दो अकाउंट के फॉर्मेट तुम लोग को याद रखने, क्वेश्चन में डेटा में भी 1 2 3 4 डेटा तुमको दे दे और तुमको पांचवा निकालने बोल दे, हो सकता है 5 के 5 दे दे, छठवां निकालने बोल दे, ठीक है। कुछ भी निकालने हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर देके रिसीप्ट एंड पेमेंट निकालने बोल दे, हो सकता है ये पांचों देख के एडवांस निकालने बोल दे ओपनिंग का, कुछ भी, मतलब 6 आइटम है उसमें से 5 दे देगा, छठवा गायब कर देगा, या 4 दे देगा और कोई एक निकालना। अच्छा एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में कोई डेटा मिसिंग है, कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझ जाना वो डेटा है ही नहीं, निकालने की कोशिश करना, नहीं निकला मतलब समझ जाना वो है ही नहीं, तो उसको जीरो मान लेना। कई बार ओपनिंग क्लोजिंग में कई बार कुछ ना बैलेंस कभी कभी नहीं दिया रहता है। एक चीज जिसके ऊपर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि बेटा यहां पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब है उसका मतलब है 31 मार्च की बात कर रहे हैं हम लोग, कब की बात कर रहे हैं, 31 मार्च की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली 31 मार्च का डेटा दे दिया है तो आपको क्वेश्चन में 100 एडजस्टमेंट भी दिए रहेगी ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2025, कुछ भी दिया रहे तुमको इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि तुमको जो क्वेश्चन में चाहिए था 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च, मतलब ओपनिंग वही 1 अप्रैल 1 अप्रैल, 31 मार्च 31 मार्च, वो तुमको मिल चुका है। 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025, ये दोनों ओपनिंग हो गए 24 के और ये दोनों क्लोजिंग हो गए 24 के, 24 25 चल रहा है मान लो। तो ये ऐसा अगर आपको डेटा 31 मार्च लिख के दे दे तो हस्ताक्षर है बेटा उसके, इसी साल का काम है, दैट्स इट। तो आपको कोई कितना भी दुनिया भर का एडजस्टमेंट क्यों ना दिया रहे, सब इग्नोर कर देना। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस शब्द को पढ़ लो, फॉर द ईयर, इसका मतलब होता है वो इस साल के आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, इस साल के आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। और इस साल के आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है तो मेरे को लास्ट डे पे इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए रहता है, मेरे को उस दिन का आउटस्टैंडिंग चाहिए रहता है 31 मार्च का। तो 31 मार्च को इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में प्लस कर दोगे, अगर कोई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी बचा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपको 31 मार्च का डेटा नहीं दिया है, तब ये सिचुएशन आएगी कि फॉर द ईयर दिया हुआ है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा उस आउटस्टैंडिंग को जो पिछले कुछ सालों में भी हुआ होगा और अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। क्यों, क्योंकि आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेरे को अकाउंट के अंदर 31 मार्च का डेटा चाहिए। कब का चाहिए, 31 मार्च का डेटा चाहिए। और ये फॉर द ईयर मतलब इस साल का दिया हुआ है, इस साल का नहीं चाहिए मेरे को, उस दिन का चाहिए, 31 मार्च आखिरी दिन का बताओ। तो आखिरी दिन में हो सकता है इस साल का भी आउटस्टैंडिंग हो, पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है और पिछले साल का भी, तो सब ऐड होके आखिरी दिन में कितना आउटस्टैंडिंग है वो बताना होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है जय माता दी, जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है निकालना पड़ेगा, शब्द पढ़ लेना फॉर द ईयर मतलब इस साल का दिया हुआ है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग एडवांस एज द केस में भी, ठीक है। ओके भैया, इसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट तुम लोगों को पता है कि बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जो कि मतलब बहुत सारी चीजें हमको डिसाइड करनी पड़ती है कि बैलेंस शीट में आएगी कि नहीं आएगी। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो डोनेशन दो टाइप का होता है, एक सेकेंड थोड़ा साइड हो लूं नहीं तो तुम लोग को दिखेगा नहीं। चलो देखो बेटा, डोनेशन दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। क्या होता है स्पेसिफिक डोनेशन, रिसीव फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, लाइक आपको कोई पैसा दे दिया एनपीओ में और बोला बिल्डिंग बनाओ, पानी लगवाओ, पानी के फिल्टर लगवाओ, ठीक है, ये करवाओ, मंदिर बनवाओ, ठीक है। तो अगर आपको कोई पैसा देके स्पेसिफिक पर्पस बता दे रहा है तो वो आपका स्पेसिफिक डोनेशन है, कैपिटलाइज हो जाता है और बैलेंस शीट में शो होता है। कहां शो होता है, बैलेंस शीट में। अगर जनरल डोनेशन है तो जनरल डोनेशन मतलब कोई आके आपको पैसा देके चला गया, पर्पस नहीं बताया, तो वो जनरल डोनेशन होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड शो होता है। एंट्रेंस फीस,
may be known as admission fees. Entrance fees should be capitalized and added to the capital fund for all organization. If the question given any specific treatment entrance fee, then it should be followed accordingly. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एंट्रेंस फीस क्या होता है, एडमिशन फीस, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना है तो एडमिशन फीस देते हैं ना, तो ये कैपिटलाइज होगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेगेसी, हाँ अगर क्वेश्चन आपको कुछ और बोलते, बोले एंट्रेंस फीस शुड नॉट बी कैपिटलाइज, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज मत करना, तो मत करना, पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, तो मत करना, दैट्स इट। ओके भैया, लेगेसी क्या होता है, अमाउंट रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। तो मान लो कोई व्यक्ति मरने के पहले अपने विल में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देना, तो दैट इज नोन एज लेगेसी। और लेगेसी का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैपिटलाइज हो जाता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होता है और लायबिलिटी साइड शो होता है। व्हाट डू मीन बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरी जिंदगी भर का मेंबरशिप ले लो आप इस एनपीओ का, एक बार पैसा देके, उसी को बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। Endowment fund donation, it is a donation received on only income from that donation is to be used for certain specific purpose. In such cases, income relating to specific fund should be added to these fund on the liability side of the balance sheet. All the expenses should be deducted from that fund on the liability side of the balance sheet. क्या बोल रहे हैं, it is the donation received and only income from that donation is used for specific person. क्या बोल रहे हैं, income from that donation is to be used for certain specific purpose. तो बोल रहा है एक ऐसा फंड जो आपको मिल रहा है और इस फंड को आप इन्वेस्ट करके कोई इनकम कमा रहे हो, इसी को एंडोमेंट फंड बोलते हैं, और वो जो इनकम होगी वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी। तो सिंपल शब्दों में मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जहां स्पेसिफिक पर्पस चिपका दिया गया, जहां पर स्पेसिफिक पर्पस शब्द यूज कर दिया गया, भाई वो लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट के। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट तुम लोग याद रखना, स्पेसिफिक फंड जो होते हैं, कोई भी खर्चा हो रहा है अगर स्पेसिफिक फंड का, तो वो उसी, जैसे मान लो मेरे पास 10 करोड़ का एक फंड है बिल्डिंग बनाने के लिए, अब मेरे को 8 करोड़ का खर्चा हुआ है, मैं उसमें से निकाल लूंगा, और मैं कुछ इन्वेस्ट करके रखा था उसी फंड के पैसे से, तो उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा वो इसी में ऐड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा। तो मतलब कोई भी इनकम इस फंड के कारण कोई इनकम आ रही है, इसी में ऐड हो जाएगी, और इस फंड के कारण कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, इसी से निकलेगा। भैया वो सिचुएशन बताओ जब इस फंड, मान लो 10 करोड़ का फंड, 11 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, तो 10 करोड़ तो फंड में पड़ा है, 1 करोड़ और कहां से आएगा, तो अब ये 1 करोड़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके मटके में जितना पैसा पड़ा था, आपके गुल्लक में जितना पैसा पड़ा था, उससे ज्यादा हो गया। आपको मोबाइल खरीदना है, उसके लिए आप एक मटका बनाए, एक गुल्लक बनाए, उसमें लिख दिए मोबाइल, आप पैसा इकट्ठा किए, आप गुल्लक फोड़े, 18,000 रुपए निकला, आपका मोबाइल 20,000 का था, तो 2,000 किससे लोगे, मम्मी पापा भाई बहन, इन्हीं में से किससे लोगे ना। तो ओवरऑल बोलना ही चाहता हूं कि अगर आपके मटके में पैसा कम पड़ गया तो आप किसी से मांगोगे, किससे मांगोगे, इनकम एक्सपेंडिचर चले जाएगा, 1 करोड़ रुपए एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अमाउंट रिसीव शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओल्ड फिक्स्ड एसेट, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट ट्रीट एज कैपिटल रिसीव, द प्रॉफिट एंड लॉस इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो, उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगा। ठीक है, ऑनरेरियम पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विस फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद है कि मैंने अपने एनपीओ में किसी अच्छी हस्ती को बुलाया जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, और वो आके एनपीओ में सबको मोटिवेट किए कि भाई डोनेशन करो, एनपीओ इज फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी एंड फॉर एनिमल एंड फॉर ट्रीज एंड फॉर नेचर एज द केस में भी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं उनको एज अ गेस्चर मतलब एज अ रिस्पेक्ट मैं उनको एक लमसम अमाउंट देता हूं, उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। तो इसको हम कहां डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट्स इट। फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है तुम्हारा, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट में कुछ आइटम तुमको बताना है तो, हाँ भाई, कोई सरप्लस या डेफिसिट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस आएगा, प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस, लॉस हुआ तो डेफिसिट, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा कैपिटल फंड के अंदर। ठीक है, बाकी तो ओके, बाकी तो ऑल गुड है। ठीक है, बाकी एनपीओ में उतना ज्यादा कुछ चर्चा करने वाली बात नहीं है, एनपीओ में बस इतने टॉपिक्स मेजरली कवर होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सब होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं तो चाहता हूं यहीं पर कंक्लूड करना अपने आज के सेशन को, बट मैं तुम लोग से चाहता हूं कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग पॉइंट में ही जो भी लिंक्स ऐड कर रहा हूं, वेदर इट इज फॉर एमसीक्यू, 2 वीडियोस फॉर एमसीक्यू एंड अदर लाइक मैं कंसाइनमेंट का क्या बोला था, इनवॉइस प्राइस वाला वीडियो, वो मैं ऐड कर रहा हूं, कृपया करके उसको देख लो। आज का तुम्हारे पास पूरा दिन है जो, ठीक है, वो पूरा दिन को यूटिलाइज करो, तुमको सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से खत्म करना है, अच्छे से, मतलब ये इस दिन के बाद से मैं तुमसे इस चैप्टर का कोई भी डाउट पूछूं, तुमको डाउट बनना चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन अपनी भावनाएं जरूर बताना। मिलते हैं तुम लोग से अगले सेशन में, रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।